हेलो गाइस, वेलकम टू एवर लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में सीटी 2020 के लिए पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का पेडागोगिक सेक्शन सॉल्व करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके पहले की भी जो मैंने वीडियो बनाया उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड भी हैं और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। देखिए 75 क्वेश्चन नंबर तक मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 76 कि सुनीता विलियम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है, वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री है, या वह पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, या फिर वह भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होता है सही नंबर फर्स्ट, यानी वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है। वो पहली, अगर बोला जाए पहले अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल के तो राकेश शर्मा थे, लेकिन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बोला जाए तो कल्पना चावला थी, जबकि दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री जो है भारतीय मूल की वे है सुनीता विलियम्स। तो इस तरह से 76 का आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, कहवा एक विशेष प्रकार का चाय या फिर पेय पदार्थ है, ये किस राज्य में लोकप्रिय है। कश्मीर, कर्नाटक, आसाम या फिर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ आपका ऑप्शन सही होता है कश्मीर में। जो कहवा है ये कश्मीर में बहुत ही फेमस है, जबकि आसाम में बोला जाए तो आसाम के चावल बहुत फेमस है, यहाँ पे बोरा और चेवा टाइप के पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है, और कर्नाटक जो है कॉफ़ी के लिए बहुत ही फेमस है। कर्नाटक का जो कुर्ग जिला है, तो इस तरह से कश्मीर में कहवा। तो 77 का आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 कि शकरकंदी जड़ है क्योंकि यह भूरे रंग की होती है, ये ज़मीन के नीचे उगती है, इसमें रेशे के भांति ढांचा है जो जल तथा खनिज लवण सोख लेता है, या फिर यह भोजन का भंडारण करती है। देखिए शकरकंद, ये तो सबको पता है कि शकरकंद एक जड़ होती है। तो अब इसके बात है कि ये जड़ है क्यों, ये भूरे रंग की क्या इसलिए जड़ होती है? नहीं होता, ऐसे कई सारी जड़ें होती है जो भूरे रंग की नहीं होती। तो ए तो नहीं होगा, बी है जमीन के नीचे उगती है, ये बिल्कुल सही है। सी, इसमें रेशे के भांति ढांचा होता है जो जल और खनिज लवण को सोख लेता है, ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और डी या भोजन का भंडारण करती है। देखिए जहाँ भी कोई चीज़ अगर भोजन का भंडारण करती है तो वो चीज़ यहाँ पे मोटी या फूल जाती है। जैसे कि अगर आलू की बात करें तो आलू तो पूरा का पूरा होता है, इसलिए चारों से गोल गोल से होते हैं। और इसी से अगर शकरकंद जो होता है, जहाँ जो मोटा हिस्सा होता है शकरकंद का, वहाँ भोजन का भंडारण होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो सही होगा बी और डी, यानी आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, बी एंड डी। फिर क्वेश्चन नंबर 80, देखिए मधुमक्खी वाला क्वेश्चन बहुत ही बार आता है, तो आपको बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे आपको बहुत सारे पॉइंट्स मधुमक्खी से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खियाँ तथा बहुत सी श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन फर्स्ट कि श्रमिक मधुमक्खियाँ फूलों के रस की खोज में चारों उड़ती रहती हैं। देखिए इससे पहले मैं आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। देखिए आपने मधुमक्खियों को घूमते देखा होगा, तो ये मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फूलों से रस को, यानी जिसे मकरंद बोलते हैं, अपने इसको मतलब अब्जॉर्व करके, शोषित करके छत्ता बनाती हैं, यानी मधुमक्खी का हम देखो छत्ते बनाती हैं। तो जो मधुमक्खियाँ छत्ता बनाने का काम करती हैं वो श्रमिक मधुमक्खियाँ कहलाती हैं। और ये श्रमिक मधुमक्खियाँ जो होती हैं मादा मक्खियाँ ही होती हैं, यानी कि जो नर मधुमक्खी होती है बिल्कुल काम नहीं करते, इनका काम ही नहीं है कुछ, ये सब आराम से छत्ते के अंदर बैठे रहते हैं। जबकि जो श्रमिक मधुमक्खियाँ यही छत्ता बनाती हैं। और अगर बात करें अंडे देने की, तो अंडे सारी मादा मधुमक्खियाँ नहीं देती, केवल जो रानी मधुमक्खी होती है सिर्फ अंडा देती है। तो याद रखें, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका फर्स्ट क्या है कि श्रमिक मधुमक्खी फूलों के रस की खोज में चारों ओरती, सही है। नर मधु के पास कोई कार्य नहीं होता, ये भी सही है। रानी मधुमक्खी अंडे देती है, ये भी सही है। और फोर ऑप्शन की श्रमिक मधुमक्खी केवल मादा ही होती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो सेकंड सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 80 का ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है 81 कि निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान सकता है। बाघ, गिद्ध, बाज या रेशम का कीड़ा। तो यहाँ याद रखिएगा जो रेशम का कीड़ा होता है ये अपने मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो 82 का ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 83 कि राशिद अपना चश्मा निकालकर 2-3 बार उस पर फूंक मारता है तो इससे चश्मे के कांच धुंधले हो जाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है। उसके मुंह से निकला पानी उसके चश्मे के कांच पर पड़ता नहीं, पानी तो निकलता ही नहीं था, वो तो फूंक मार रहा है। सेकंड,
उसके मुंह से निकली गर्म हवा वाष्पित होकर चश्मे के कांच पर पानी की परत बना देती है। पानी की परत तो बनती नहीं। थर्ड, उसके मुंह से निकली जो गर्म हवा होती है ये संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटे छोटे बूंदे बना देती है। ये आपका ऑप्शन सही है। जबकि फोर्थ में बोला गया है कि उसके मुंह से निकली ठंडी हवा नहीं। आपने खुद देख, जब आप अपने मुंह से हवा निकालें कभी ठंडी नहीं होती, हमेशा वो गर्म हवा होती है। तो ये जो होती है संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटे छोटे बूंदे बना देती है। तो यहाँ पर 83 का ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 84, देखिए फिर से एक मैप का क्वेश्चन आ गया कि गुजरात के सीमावर्ती राज्य हैं। अब आप ऑप्शन सारे पढ़िए कौन से हैं। देखिए हमेशा एक तरह इस टाइप क्वेश्चन मैं आपको मैप दिखाती हूँ। आज फिर आपके सामने एक मैप है। तो अब यहाँ देख रहे होंगे जो गुजरात है, गुजरात के पास राजस्थान भी है, ये मध्य प्रदेश भी है और महाराष्ट्र भी है। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। अब ऑप्शन पे जाइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, जबकि बिहार, अगर आप मैप में फिर से देखें तो बिहार तो गुजरात से बहुत ही दूर है। और यहाँ छत्तीसगढ़ भी बहुत दूर है, गुजरात से उत्तर प्रदेश भी बहुत दूर है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो होगा 84 का 4 हो जाएगा सही। और मैं बार बार आपको बोल रही कि मैप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, मैप ज़रूर देख के आप चाहिएगा। अभी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, मतलब 10 से 15 दिन है। अगर आप 5 जुलाई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप डेली एटलीस्ट आप दिन में 5-10 मिनट मैप को जरूर देखिए सारे राज्य कहाँ पे, किस जगह पे, कौन सा उत्तर में, कौन सा दक्षिण में, कौन सी आप लोकेशन चित्र के माध्यम से याद कर लीजिए। आप अगर नहीं तो गूगल मैप एक होता है, आप गूगल मैप डाउनलोड कर लीजिए ऐप, उससे देख लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएंगे चीज़ें। तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो 84 का यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 85 कि मधुबनी एक पारंपरिक कला का प्रकार है जिसका नाम एक गांव के नाम पर पड़ा है, जो किस राज्य में। आप सभी को पता होगा जो मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं ये कहाँ फेमस है, बिहार में। और ये मधुबनी पेंटिंग्स की वजह से ही उस जिले का नाम जो है, उस गांव का नाम मधुबनी रखा गया है। तो 85 का ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 86 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है, या रात के समय मच्छरों द्वारा काटने से, या मलेरिया मच्छर द्वारा काटने से, या फिर मलेरिया मादा मच्छर द्वारा काटने के कारण होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो होगा फर्स्ट सही हो जाएगा। यानी जब मलेरिया, तो आपको सभी को पता होगा जो एनाफिलिस मादा मच्छर होता है इसकी वजह से ही हमें मलेरिया होता है। तो ये फैलता है इस तरह से कि जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया है, उस रोगी को अगर कोई भी मच्छर काट ले, कोई मादा मच्छर से काट ले, तो फिर वो मच्छर किसी दूसरे जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो रोगी नहीं है, उसको जाकर काट ले तो उसको भी मलेरिया हो जाता है। तो यहाँ पर 86 का ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 87 कि रीना दिल्ली में रहती है, वो ग्वालियर में अपनी मामी के पास घूमने जाना चाहती है, तो उसे किस दिशा में यात्रा करना चाहिए। तो आपको देख रहे हैं, देखिए फिर से एक मैप का क्वेश्चन आ गया। तो पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में या फिर उत्तर में। अब आप फिर से मैप देखिए ये है रहा आपका दिल्ली। जाना कहाँ है आपको, ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पर, ग्वालियर है एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो रीना कहाँ जाना होगा, दक्षिण दिशा में जाना होगा। तो इससे 87 का ऑप्शन आपका थर्ड, यानी दक्षिण दिशा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 88 कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों की आपको सबसे कम, देखिए एग्जाम में इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर पाते हैं। सबसे कम और सबसे उपयुक्त, इनमें अंदर नहीं और हाँ, इस पर जरूर ध्यान देंगे। वैसे तो अंडरलाइन आपको कर दिया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना, ये सही है। हमें यहाँ पे कम से कम चीज़ ढूंढनी है। सेकंड, समाज सांस्कृतिक परिवेश के बारे में जिज्ञासा पैदा कर, बच्चों में जिज्ञासा के ये तो की पॉइंट आपको बताया था। फिर ऑप्शन थर्ड, प्रत्यास्मरण और याद करने के कौशलों को अर्जित करने के लिए बच्चों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, ये भी सही है। नहीं, अब देखिए प्रत्यास्मरण और याद करने, बात अगर यहाँ याद करने, तो याद करना, रटना, ये चीज़ तो हम बोलते ही नहीं कि बच्चे करें। तो आपका यहीं से ऑप्शन थर्ड हो जाता है कि ये सबसे कम उपयुक्त है। जबकि फोर में बोला गया शिक्षार्थियों में संज्ञानात्मक संवर्धन करना, यानी जहाँ उनका संज्ञानात्मक विकास करना, ज़्यादा चीज़ों को उनको सीखने के अवसर देना, ये भी सही है। तो यहाँ 88 का ऑप्शन आपका थर्ड नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 89 कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में किस्से कहानियों का एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह बच्चों को संवेदनशील बनाता है। सही है। इनके द्वारा बच्चे पात्रों के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना, एक लड़का था, वो इधर गया, उसने ये किया, तो बच्चे अपने आप को थोड़ा बच्चों को अपने पात्रों को जोड़ने लगते हैं।
तो ये भी सही। सी ऑप्शन कि पर्यावरण सीखने में किसी अन्य तरीके की अपेक्षा ये सबसे आसान तरीका नहीं, ऐसा नहीं है, और भी कई साधन हैं जो आसान है, जैसे कि भ्रमण वगैरह कराना। ये डी, वे लिंग और संस्कृति के पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं, ऐसा नहीं है। हम कोई भी कहानी बताते हैं उसमें लिंग और संस्कृति के पूर्वाग्रह जरूरी होते हैं, क्योंकि पुरानी जितने उनमें ऐसी प्रथा चली आ रही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, यानी 89 का ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा, ए और बी। फिर आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि आकलन प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है। आकलन के आधार को समझने में स्वाकलन बच्चों की मदद करता है, सही है। स्वाकलन खुद का आकलन बच्चे स्वयं करें, ये सही है। बच्चों का आकलन व्यक्ति रूप से अथवा सामूहिक रूप से किया जाए, सही। आपको याद भी रखना है कि आकलन दो तरह से होता है, व्यक्तिगत यानी एक एक बच्चों का आप आकलन करें, या फिर सामूहिक। कोई ऐसा काम नहीं सब बच्चों का सामूहिक रूप से मैं आकलन कर सके, तो ये भी सही है। थर्ड, आकलन बच्चों की तुलना करने और उन्हें क्रम देने के लिए नहीं है, ये भी सही है। मतलब हम आकलन करते तो हम किसी बच्चों को रैंक नहीं, उनको कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड करने के लिए नहीं। कोई बच्चा होशियार है, कोई कम होशियार है या पढ़ने में कमज़ोर है, इसके लिए हम नहीं करते। 4 ऑप्शन के आकलन सत्र के अंत में किया जाए, देखिए गलत है। क्यों? मैंने आपको बताया था एनसीआर जो आपको वीडियो कराया था थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको पूरा अच्छे से क्लियर किया था कि हम किसी सत्र के अंत में मतलब कोई निश्चित हम आकलन नहीं करें, हमें एक सतत आकलन की बात करता है व्यापक और सतत आकलन, यानी बच्चों का आकलन हम कोई 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या पूरे सत्र के अंदर नहीं, पूरे 1 साल वार्षिक रूप से नहीं करना। हम बच्चों से दिन प्रतिदिन हमें आकलन करते चलना सतत रूप से, निरंतर। तो यहाँ पर आपका 90 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, जो कि सबसे कम उपयुक्त है। तो सर हमारा आज का जो वीडियो कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने कल मैंने आपको एक वीडियो आया था जिसमें आपको ईवीएस एनसीईआरटी का टेस्ट था, टेस्ट नंबर 2 था, और बहुत सारे लोगों ने उसे अटेंड अब तक कर लिया है। अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किया है तो उसको तुरंत जाके अटेंड करिए, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों की भी क्या चीज़ कंप्लीट नहीं होगी, तो मैं के लिए और भी अच्छे वीडियो ले आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।